to Study from Home, a program initiated by Kanamahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic, we all are fighting. We teachers are fighting for you. We teachers are standing for you in any situation. So आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना हो सके हमको सपोर्ट कीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, नो मैटर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, जस्ट एनकरेज योर टीचर्स बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर यू। चलिए आ जाते हैं अपने एकेडमिक्स पार्ट पे। अब तक 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज में हम ओवरऑल 7 चैप्टर्स फिनिश अप कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं ये हमारे सराउंडिंग से, हमारे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोज है। हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर के चारों ओर घूमते हैं एंड इवन वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम सभी इस चैप्टर के पार्ट भी हैं। अब ये चैप्टर है क्या? हमने अब तक बिजनेस स्टडीज में बिजनेस के बारे में जाना, हमने बिजनेस के फॉर्म्स के बारे में जाना, सर्विसेज के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड एट लास्ट इन द प्रीवियस चैप्टर हमने जाना कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच बिजनेस कैन रेज फंड्स। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। अब ट्रेड क्या होता है? एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एक इकोनॉमी में, एक बिजनेस में आपकी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी जो है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रेड की। ठीक है, ट्रेड क्या है आपका? एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग की इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रेड। अब बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है वो दो तरीके से होती है। दो तरीके से कैसे होगी? एक होती है बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज जो एक कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर हो रही है। ठीक है, और एक बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है जो दो कंट्रीज के बीच में होती है। तो ट्रेड को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड यानी कि अगर कंट्री के बॉर्डर के अंदर, यानी कि इनसाइड द geographical border, inside the geographical border, यानी कि इंटरनल ट्रेड के अंदर जो हमारी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है वो कंट्री के ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड हम बोलते हैं वो जब when two or more countries are involved in activity of buying and selling। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एंड ये किस तरह से होती है? ये आपके इंटरनल बेसिस पे होती है एंड एक्सटर्नल बेसिस पे होती है। इंटरनल बेसिस का मतलब एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ द कंट्री। एंड इंटरनेशनल ट्रेड या आपका इंटरनेशनल बिजनेस हम किसे बोलते हैं? व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, व्हेन देयर आर 2 कंट्रीज इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग एंड सेलिंग के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। क्या पर्सपेक्टिव होते हैं? एक प्रोड्यूसर एंड, एक कंज्यूमर एंड। बाइंग एंड सेलिंग की मैं बात करूं या कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की, या मैं ट्रेड के कॉन्सेप्ट की बात करूं, ठीक है, ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या चलता है? ट्रेड का कॉन्सेप्ट दो तरीके से चलता है। एक ये है आपका प्रोडक्शन एंड, ठीक है, और प्रोडक्शन एंड के बाद यानी प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद इस एंड से वो गुड्स एंड सर्विस कहां जा रही है? कंज्यूमर के पास। यानी कि पर्सन जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को
कंज्यूम कर रहा है। तो ट्रेडिंग में अल्टीमेटली गुड्स या सर्विस प्रोड्यूसर से जाती है कंज्यूमर के पास, चाहे वो इंटरनल ट्रेड में जाए, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड में जाए या इंटरनेशनल ट्रेड में जाए। ठीक है, अब एक्सटर्नल ट्रेड के मैं पहले आपको बता रहा हूँ एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। एक्सटर्नल ट्रेड हमारा कितने तरीके से होता है? एक्सटर्नल ट्रेड हमारा होता है 3 तरीकों से। अब एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है जब कोई भी गुड या सर्विस जब किसी कंट्री से बाहर की कंट्री में भेजी जा रही है, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। और when any good or service is getting inside the India from any other outside country is known as import. Import क्या होता है? Import का मतलब जहां पे एक कंट्री कोई भी गुड या सर्विस किसी दूसरी कंट्री से लेके किसी अदर कंट्री को प्रोवाइड करा दे, तो वो होता है इंटरपोर्ट। तो मैंने आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में क्यों बताया? बिकॉज थोड़ा सा आपको ट्रेड के बारे में जानना जरूरी है। ट्रेड क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से यहाँ चीजें काम करती हैं। ठीक है, लेकिन जो चैप्टर हम करने वाले हैं, द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टुडेज वीडियो विल बी इंटरनल ट्रेड। अब ये तो एक बेसिक बात हो गई कि अल्टीमेटली पहले कोई भी गुड आपकी इंटरनली किसी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो बाहर भेजी जाएगी। लेकिन इंटरनल ट्रेड में ऐसे नहीं होता। इंटरनल ट्रेड में होता है एक ट्रेड साइकिल। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है? इंटरनल ट्रेड में होता है ट्रेड साइकिल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हमारा फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे कोई भी गुड प्रोड्यूस हुई एंड सेकंड स्टेज में वो कहां तक पहुंच गई? वो कंज्यूमर तक पहुंच गई। ठीक है, अब इसमें होती है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल कैसे? कोई भी गुड प्रोड्यूसर से आने के बाद यानी कि प्रोडक्शन होने के बाद वो गुड आती है होलसेलर पर। ठीक है, वो सीधा का सीधा कंज्यूमर पे नहीं जाती। तो सेकंड स्टेज में क्या है? सेकंड स्टेज है इसमें होलसेलर। ठीक है, होलसेलर के बाद वो आती है रिटेलर, और रिटेलर के बाद कंज्यूमर। ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया कि किस तरह से इंटरनल ट्रेड हो रहा है, किस तरह से हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, किस तरह से इंटरनल ट्रेड हो रहा है। और इंटरनल ट्रेड में क्या है? सबसे पहला स्टेज है हमारा प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर। आफ्टर द प्रोड्यूसर द गुड और दैट गुड पर्टिकुलरली ट्रांसफर टू द होलसेलर। अब होलसेलर क्या है? होलसेलर या होलसेलिंग जो है जहां पे बल्क में गुड्स आती हैं एंड वो सीधा का सीधा गुड उठाते हैं। कहां से? वो सीधा का सीधा गुड उठा रहे हैं मैन्युफैक्चर के पास से एंड बल्क में ही चीजें बेचते हैं। और उसके बाद होलसेलर का इन चीजों को किसको बेच रहे हैं? होलसेलर इन चीजों को बेच रहे हैं रिटेलर्स को। एंड आफ्टर दैट दोस गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर्स। तो यानी कि यहाँ पे सीधा गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास नहीं आ रही हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास आई, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आई एंड उसके बाद ये कंज्यूमर के पास आई। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोसेस ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड हमारा कितने टाइप का होता है? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड जहां पे जो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत बल्क में होती है एंड रिटेल ट्रेड में आपकी बल्क में नहीं होती। यानी कि सीधी सी भाषा में बात करूं, द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड होलसेलर, यानी कि प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है होलसेलर का। और बहुत सारी सर्विसेज ये होलसेलर प्रोडक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं और प्रोडक्शन होलसेलर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब रिटेलर क्या है? रिटेलर इज द डायरेक्ट कनेक्शन टू कंज्यूमर। रिटेलर अगर नहीं होगा तो जो प्रोड्यूसर है या कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रही है उसका कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। अब ये चारों के चारों, प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेस बिकॉज
what producer is doing? Producer is producing the good, and after that those goods are purchased by wholesaler in the bulk, and after that those goods are shifted to retailer, and then they are purchased by consumer. क्यों? बिकॉज होलसेलर का इतना बड़ा कॉन्टैक्ट नहीं, इतना बड़ा एरिया ऑफ नेटवर्क नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर जो भी गुड परचेज कर रहा है, ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूसर कोई भी गुड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एक ही मोटिव है, उसका मोटिव है अपनी गुड को कंज्यूमर तक भेजना। तो ये इस तरह से ट्रेड साइकिल काम करती है इंटरनल ट्रेड में, और इंटरनल ट्रेड के पार्ट होते हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इन द presentation part of the video we are going to understand the wholesale trade and services provided by wholesale trade. So chaliye students, let's shift to presentation. Well students, in the previous part of the video we learned about the concept of trade and type of trade. ट्रेड होता क्या है? एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, और ये एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होती है दो तरीके से, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इन दिस वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा इंटरनल ट्रेड के बारे में, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पे बता चुका हूँ कि इंटरनल ट्रेड मीन्स ट्रेड जो किसी कंट्री के ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर प्लेस करता है। अब इंटरनल ट्रेड आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ट्रेड साइकिल बताया था। ट्रेड साइकिल में क्या था कि किस तरह से जो प्रोड्यूसर होता है उससे गुड जाती हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड साइकिल ओवरऑल। अब बात करते हैं हम रिटेल ट्रेड की। देखिए होलसेल ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड यानी कि वो ट्रेड मीन्स होलसेल ट्रेड इज द टाइप ऑफ ट्रेड वेयर द डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वेयर द ट्रेडिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द लॉट ऑफ गुड्स, यानी कि जो बल्क में जो गुड्स की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड आपका कंज्यूमर के साथ प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कनेक्शन करवाते हैं, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर से जुड़े रहने का काम करते हैं रिटेलर। अब होलसेलर के पास आप सीधा सीधा बॉक्स लेने जाते हो या बल्क में माल उठाते हो, तो वो होता है आपका होलसेल ट्रेड। आप वहाँ से रिटेल में नहीं लेके आ सकते। अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की रिक्वायरमेंट है और आप सीधा पेप्सी के प्लांट पर चले जाओ और बोलो कि मुझे एक बोतल दे दो, तो वो चीज़ें इस तरीके से नहीं काम करती हैं। वो सीधा होलसेलर को देते हैं, बिकॉज होलसेलर बल्क में माल उठाता है, एंड उसके बाद होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर वो पर्सन होता है जहाँ से आप परचेज करते हैं। अब रिटेलर भी आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। रिटेलर एक्चुअली आपके तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर क्या होते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स विच हैव नो फिक्स्ड प्लेस, यानी इटिनरेंट जो रिटेलर्स होते हैं इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, यानी कि घूम घूम के सामान बेचते हैं। पेडलर्स, हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर, चीफ जैक्स, यानी कि जो आपके मंडे मार्केट लगाने वाले, आपके गली गली जाके सामान बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, ठीक है, हॉकर्स, ये सारे आपके इटिनरेंट रिटेलर्स में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका इटिनरेंट रिटेलर्स हैं वो इस साल सीबीएसई ने सिलेबस से बाहर कर दिया है, तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था। इसके बाद अदर वन होते हैं जस्ट इटिनरेंट रिटेलर के अपोजिट, यानी कि फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप रिटेलर यानी कि फॉर द ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिंग दे हैव अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी जिनकी एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, एक दुकान होती है, एक शॉप होती है, वो हमारे आते हैं फिक्स शॉप रिटेलर, जैसा कि नाम से क्लियर है। अब इसके बाद जो है हमारा वो है फिक्स शॉप में भी स्मॉल शॉप एंड लार्ज रिटेलर्स, यानी कि फिक्स स्मॉल शॉप रिटेलर एंड फिक्स लार्ज शॉप रिटेलर। स्मॉल शॉप कीपर्स में क्या क्या आ गए? जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप। जनरल स्टोर यानी कि ऐसे स्टोर जिन पे कि यूजुअली सारी गुड्स मिल जाती हैं। स्पेशलिटी शॉप यानी कि केवल एक पर्टिकुलर गुड मिलती हैं, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक की शॉप है तो उस पर केवल कॉस्मेटिक का गुड्स मिल रहा है, तो वो स्पेशलिटी शॉप हो गया। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ऐसे स्टॉल होल्डर्स जो स्ट्रीट में लगाते हैं लेकिन एक ही प्लेस पे लगाते हैं, घूमते नहीं हैं। उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स शॉप, कई सारी सेकंड हैंड गुड्स शॉप भी अवेलेबल रहती हैं। तो स्मॉल शॉपकीपर्स भी आपका सीबीएसई ने इस साल सिलेबस से आपका ओमिट कर दिया है। तो ऐसा क्या पार्ट है जो सीबीएसई ने ओमिट नहीं किया? सीबीएसई ने आपके लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स ओमिट नहीं किए हैं, जिसमें आपका डिपार्टमेंट स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर्स, मॉल्स, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेशन स्टोर, इनकॉल स्टोर एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन,
ये सारा का सारा हमारा लार्ज रिटेलर्स का पार्ट होता है। अब हम देख लेते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं हम ट्रेड्स की, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं इन द स्लाइड्स। Wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantity for the purpose of resale or intermediate use। यानी रिसेल पर्पज से जो चीज़ें बल्क में खरीदी जाती हैं उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। अदर वर्ड्स में बात करूं, इन अदर वर्ड्स होलसेलर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन बल्क क्वांटिटीज एंड सेल्स टू रिटेलर। अब होलसेलर कुछ फंक्शन जनरेट करता है, एंड होलसेलर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। होलसेलर एनेबल्स द प्रोड्यूसर टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देखिए होलसेलर है तभी जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर तक पहुंच पा रहा है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे पेप्सी का प्लांट है छाता के पास, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से जो होलसेलर परचेज कर रहे हैं वो पूरे मथुरा वृंदावन में सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि कुछ होलसेलर की हेल्प से ही पूरे मथुरा वृंदावन और एक पर्टिकुलर रीजन को वो प्रोड्यूसर जो है वो कवर अप कर पा रहा है। उसके बाद दे जनरली टेक द टाइटल ऑफ गुड्स एंड बेयर द बिजनेस रिस्क बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। अब ये क्या है, ये टाइटल लेते हैं और ये अपने नाम से बेचते हैं। ठीक है, अब जैसे कई सारे होलसेलर ऐसे होते हैं जो कई सारे ब्रांड का सामान बेचते हैं, तो ये अपने नाम से भी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, इसके बाद दे परचेज इन बल्क एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर। अब ये खरीदते हैं बल्क में, लेकिन ये छोटे छोटे रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं। उसके बाद दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को स्मॉल पैकिंग में ब्रेक करते हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई टू देम। यानी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट के स्टोरेज, प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन, ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारे के सारे काम आपके होलसेलर्स के होते हैं। अब ये होते क्यों हैं, क्योंकि जो होलसेलर है वो मार्केट के ज़्यादा पास है इन कंपेयर टू प्रोड्यूसर, तो इस वजह से ये सारी सर्विसेज होलसेलर प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स। होलसेलर्स हेल्प्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइजेस बिटवीन प्लेस एंड टाइम। अब देखिए होलसेलर हैं तभी रिटेलर्स को ज़्यादा बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। जैसे कि सपोज कीजिए अगर होलसेलर नहीं होंगे तो रिटेलर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन होलसेलर की हेल्प से टाइम टू टाइम उनकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो चलता रहता है। जैसे आप लोगों में से किसी की शॉप हो तो आपको पता होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक हैं, चिप्स हैं, टाइम टू टाइम होलसेलर अपने ट्रांसपोर्टेशन को भेजते इनके ऑर्डर लेता रहता है, या फिर आप कॉल करके सीधा ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विसेज देते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरर के लिए सर्विसेज ये है कि होलसेलर हैं तभी मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, बिकॉज होलसेलर जब बल्क में उठाएंगे नहीं तो उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। देखिए होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिटेलर्स एंड पासिस ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर। यानी छोटे छोटे रिटेलर से ऑर्डर लेकर के ये उन ऑर्डर्स को बल्क में प्रोड्यूसर से सामान उठाते हैं। तो ये होता है हमारा पहला कि फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद रिटेलर्स एंड रिटेलर्स आर कनेक्टेड विद कंज्यूमर्स। तो जब कंज्यूमर की डिमांड जाएगी रिटेलर के पास और रिटेलर अपनी डिमांड देगा होलसेलर को, तो डेफिनेटली होलसेलर उन सभी कंज्यूमर की डिमांड के लिए सीधा बल्क में माल उठाता है। इसके बाद बेयरिंग द रिस्क। देखिए होलसेलर क्या है, सामान लेकर के रिस्क बेयर करता है। ठीक है, बिकॉज द होलसेल मर्चेंट डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम। ठीक है, यानी अपने नाम पे सामान मंगाते हैं एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीप द गुड्स परचेज्ड इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउस। और ये ऑलरेडी बल्क में इतना सामान खरीद के रखते हैं। एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, यानी सपोज कीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई सामान नहीं बिकता है तो उस केस में ये रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत वैरायटी ऑफ रिस्क इनके पास रहती है, जिससे कि प्रोडक्ट का लॉस नहीं हो जाए, कहीं प्रोडक्ट का प्राइसिंग में अप डाउन नहीं हो जाए। कि पता चला कि आप आलू इस समय खरीद के बैठे हो 35 रुपये का, 35 रुपये के लिए आपने 50 कट्टे परचेज कर लिए और उसके बाद एकदम से आलू का प्राइस आ जाए 10 to 15 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स रहते हैं जो एक
एक होलसेलर बेयर करता है, या एक सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर को मिल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए बल्क में माल खरीदने का फ़ायदा यह है कि बल्क में अमाउंट भी तो मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को, और अमाउंट मिलेगा तभी वो आगे प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो द होलसेलर जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर गुड परचेज्ड बाय देम। समटाइम दे ऑल्सो मेक एडवांसेस भी देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे प्रोड्यूसर को एनकरेजमेंट मिलता है एंड वो आगे प्रोडक्शन के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस। अब होलसेलर मार्केट के प्राइस है, होलसेलर जो है वो मार्केट के बहुत पास में बैठा हुआ है। होलसेलर्स आर वेरी नियर टू मार्केट एंड दैट नियरनेस टू मार्केट हेल्प्स देम टू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूसर को डिमांड देते हैं और उन्हें एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। देखिए मार्केटिंग फंक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि द होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ नंबर ऑफ रिटेलर हु इन टर्न सेल दीज गुड्स टू लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, और एक जोग्राफिकल एरिया में। तो मार्केटिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट में आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केट में आपका प्रमोशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं तो डेफिनेटली वो होलसेलर उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है। इसके बाद सर्विस ऑफ, उसके बाद फैसिलिटेड प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। अब अगर होलसेलर सामान को कंटिन्यूशन में नहीं मंगाएगा तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये साइकिल जो है ट्रेड साइकिल चलता रहना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू रहे। और इसके बाद जो वन ऑफ द मेजर फंक्शन है वो है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्योंकि गुड्स बल्क में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो होलसेलर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? बिकॉज अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया उस केस में क्या होता है कि उनके पास हो सकता है कि उन्हें स्टोर करने के लिए गोडाउंस वगैरह अवेलेबल नहीं हो, लेकिन होलसेलर्स क्या है परचेज करके उनको अपने गोडाउंस में स्टोर करते हैं और रिस्क बेयर करते हैं। तो ये थी सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स। अब होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? देखिए होलसेलर सारा का सारा माल मैन्युफैक्चरर से बल्क में उठाता है जिससे कि रिटेलर के लिए गुड्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे। अब देखिए रिटेलर कंज्यूमर के पास है, कंज्यूमर अपनी डिमांड रिटेलर को देगा एंड रिटेलर अपनी डिमांड किसको देगा? होलसेलर को। तो होलसेलर ये सर्विस प्रोवाइड कराता है रिटेलर को कि उनकी ऑन डिमांड गुड्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी बनी रहे। आप फ़ोन करो भाई साहब हमें ये चिप्स चाहिए और हमारे पास वो अवेलेबल है, हम भिजवा रहे हैं। इसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट। अब मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब क्या है ये देख लेते हैं एक बार। द होलसेलर परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू रिटेलर्स। दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशनल activities to induce customer to purchase the goods. It is benefited to retailers who increase in demand for various new products. अब देखिए बड़े बड़े होलसेलर क्या ही अपना एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। जब इनका एडवर्टीजमेंट होगा तो पर्टिकुलरली उस होलसेलर के एडवर्टाइज प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए लोग अपने पास पड़ोस के रिटेलर्स के पास जाएंगे। तो इस तरह से भी मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं होलसेलर रिटेलर्स को। ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब होता है जैसे हमने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट। अब कभी कभी क्या है ये जो हमारे होलसेलर हैं ये रिटेलर को क्रेडिट पे भी रॉ मटेरियल या जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं कि ठीक है आप अभी ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दीज आर द सिचुएशन वेयर द होलसेलर ग्रांट्स क्रेडिट टू रिटेलर्स। आगे देखते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है? द होलसेलर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नो द पल्सेस ऑफ द मार्केट। What wholesaler does, they are specialized in any particular item and for that particular item they have the knowledge of that thing. So if the retailer seeks advice that the retailer wants to know about that, the retailer wants to give demand as per the market condition, then the wholesaler provide that particular specialized knowledge to the retailers. Opportunity to get new goods. देखिए होलसेलर क्या है मार्केट में नई नई गुड्स को लॉन्च करता रहता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके एजेंट्स मार्केटिंग एजेंट्स होलसेलर को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं भाई साहब आप हमारा ये माल लगा के देखिए मार्केट में डिमांड होती है या नहीं। तो होलसेलर एक तरह से रिटेलर्स को नए गुड्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब जैसे आप देखते होंगे कि पहले चिप्स आ गए थे केवल एक कंपनी के, लेज़ है आपका पेप्सिको का, लेकिन आज डायमंड है, आकाश है, बालाजी है, कितने सारे ब्रांड्स के चिप्स अवेलेबल हैं। कैसे? तो इन्होंने सीधा
सीधा रिटेलर को अप्रोच कोई नहीं करता, सब होलसेलर को अप्रोच करते हैं, बिकॉज क्योंकि बल्क में जो ऑर्डर उठाएगा वो बल्क में पैसा भी देगा, और अगर होलसेलर नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं लेके आएंगे तो रिटेलर्स तक वो प्रोडक्ट भी नहीं पहुंचेगा। तो रिटेलर्स को नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? होलसेलर्स। रिस्क शेयरिंग, रिटेलर्स के रिस्क को शेयर करता है होलसेलर, क्यों? उनको कभी कभी क्रेडिट दे करके और कभी कभी उनके बचे हुए माल को वापस भी ले लेते हैं ये लोग। अब इसके बाद है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है एक बार देख लेते हैं। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि जहाँ पे कंज्यूमर का कनेक्शन सीधा का सीधा आपका प्रोड्यूसर के साथ हो रहा है, वो रिटेलर की वजह से ही हो रहा है, जो गुड्स को सिंगल यूनिट में या स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं, किसको? कंज्यूमर को। रिटेलर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड इन स्मॉल लॉट or large quantities from the wholesalers and sells them in small quantities to the ultimate consumer, यानी ये होलसेलर से लेकर के रिटेलर्स को बेचते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। अब सर्विस ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, जो इनकी सर्विसेज है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के लिए, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। Very first service given by retailers to manufacturer and wholesalers to help in distribution of goods। अब होता क्या है, जैसे कि जो रिटेलर्स होते हैं इनका कनेक्शन सीधा सीधा कंज्यूमर के साथ होता है, तो जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर जो गुड प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मल कंज्यूमर तक पहुंच पाती हैं, बिकॉज अगर कंज्यूमर तक ही गुड्स नहीं पहुंचेगी तो उस गुड के प्रोडक्शन का भी क्या यूज़ है, उस गुड्स के प्रोडक्शन का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। अब इस वजह से बोला गया है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसके बाद जो पॉइंट आता है, द सेकंड हेल्प प्रोवाइडेड बाय या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, उसमें आती है आपकी पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है? इन द प्रोसेस ऑफ सेल पर्सनल सेलिंग इज मस्ट, एज द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कस्टमर डायरेक्टली, सो रिटेलर हेल्प इन द प्रोसेस। यानी कि आप जब किसी भी रिटेलर के पास शॉप लेने जाते हैं, आप कुछ किसी भी रिटेल शॉप पे सामान लेने जाते हैं, तो आपका पर्सनल कनेक्शन किसके साथ होता है? आपका पर्सनल कनेक्शन होता है रिटेलर के साथ, यानी आपके मोहल्ले की दुकान के साथ। आप सीधा कनेक्शन मैन्युफैक्चरर से नहीं रख सकते, तो इस वजह से बोला गया है पर्सनल सेलिंग, यानी कॉन्टैक्ट बेस्ड सेलिंग होती है यहाँ पे। इसके बाद लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस का मतलब क्या है? लार्ज स्केल ऑपरेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो रिटेलर्स के द्वारा ही लगाई जाती है। रिटेलर्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड लगाने का मतलब ये है, द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर आर फ्रीड फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू कंज्यूमर, यानी कि इंडिविजुअल सेल्स करके ही आप लार्ज स्केल तक पहुंच सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि जो रिटेलर्स होते हैं इनका सीधा का सीधा जो कनेक्शन है वो कंज्यूमर के साथ होता है, तो उनको कस्टमर टेस्ट, मार्केट प्रेफरेंस, डिमांड, सप्लाई बहुत इजीली इन फैक्टर के साथ रिटेलर जो है कनेक्ट होते हैं, और ये इन सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराते हैं मैन्युफैक्चरर्स को एंड होलसेलर्स को। प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन में रिटेलर्स का बहुत हेल्प रहती है। जैसे कि आप कभी किसी भी शॉप में सामान लेने गए, तो एक दिन शॉप पे बोले बहन जी आप ये वाला सामान ले जाकर देखिए भैया, ये वाला साबुन ले जाओ, शैम्पू ले जाओ, बहुत अच्छा है। तो इनडायरेक्टली वो प्रमोशन कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, किसके लिए? मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के लिए। अब इनकी कुछ सर्विसेज कंज्यूमर के लिए भी होती हैं। कंज्यूमर के लिए क्या? कंज्यूमर के लिए हर प्रोडक्ट की रेगुलर अवेलेबिलिटी बना के रखें, ठीक है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रेगुलरली आपको रिटेल शॉप पे अवेलेबल हो जाए, क्यों? क्योंकि आपका इनसे सीधा कनेक्शन है। इसके बाद आपको नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना भी रिटेलर्स की जिम्मेदारी होती है। द रिटेलर अरेंजेस द वैरायटी प्रोडक्ट्स विद इफेक्टिव डिस्प्लेस अलॉन्ग विद पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, यानी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं और उसके बाद उनका कॉज एंड प्रॉन्स भी आपको बताते हैं किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद कन्वीनियंस इज बाइंग, एज द रिटेलर आर scattered in different areas and located nearby the residence, it helps the buyers to buy the products as and when required। अब जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर से दूर हों, लेकिन
ये जो रिटेलर्स हैं ये हर जगह फैले हुए हैं, छोटे छोटे जगह। इवन आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला भी एक रिटेलर का एग्जांपल है। कभी कभी आप बड़ी बड़ी सब्जी मंडी नहीं जा पाते हैं तो आप घर के सामने जो ठेला जा रहा होता है उससे सब्जियां ले लेते हैं। तो इससे क्या है, आपकी बाइंग में, आपकी गुड्स की रिक्वायरमेंट में कन्वीनियंसी प्रोवाइड करने का काम भी रिटेलर ही करते हैं। वाइड सिलेक्शन, अपने पास एक वाइड चॉइस ऑफ एरे रख के, वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट रख के, या आपको अच्छा खासा सिलेक्शन दे देते हैं कि आपको उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में से सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे कि डिलीवरी हो गया, रिपेयरिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज भी आपका रिटेलर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान है वो बुक करवा दिया, या आपने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ मंगवाया है तो उसको वो डिलीवर करके जाएगा घर तक, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर्स। उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका EMI हो गया, ठीक है, आप पैसे बाद में दे सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आपकी ये रिटेलर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी पैसा बाद में देने की फैसिलिटी। अब इस यहाँ पे है टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कितने टाइप का होता है ये मैंने वीडियो में समझाया है। अब हम देखेंगे इसके आगे कि रिटेल ट्रेड के क्या क्या टाइप हैं एंड किस तरह से ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।